हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक द वर्क ऑफ द रिवर एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये भी जो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो इरोजन का ही है, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं रिवर इरोजन के बारे में कि जो रिवर है उसमें इरोजन किस तरह से होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, बाकी की जो भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे रिवर के इरोजन को। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी का या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का या फिर कार्टोग्राफी का, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिवर के इरोजन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये जो चैप्टर है हमारा वो इरोजन से ही रिलेटेड है, मतलब इरोजन वाले चैप्टर का ही है। ओके, The erosional work of the river continues to be affected by the following factors। जो इरोजनल वर्क है रिवर का वो देखो कौन कौन से फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा नेचर ऑफ स्लोप ऑफ रिवर वैली। जो रिवर वैली है उसका स्लोप किस तरह का है, मतलब कि जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि जो ढाल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ढाल है या फिर कम ढाल है, उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा रिवर है वो उसमें इरोजन कितना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप भी इसे पढ़ोगे, बस एक बार ऐसी रीडिंग दे दोगे तो समझ में आ जाएगा, तो एक बार ज़रूर देख लेना। द बेस ऑफ इरोजन इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर करेंट फ्लोइंग इन द रिवर। जो वाटर करेंट हमारा फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, इरोजन का बेस है, या फिर बोल सकते हैं कि बेसिस है इरोजन का स्पीड ऑफ वाटर, कि किस स्पीड से हमारा जो वाटर है वो फ्लो कर रही है रिवर में। अगर तेज़ गति से फ्लो कर रही होगी तो ज़्यादा इरोजन होगा, अगर कम स्पीड से कर रही होगी तो कम इरोजन होगा। ठीक है, इट इज़ द स्पीड दैट हैज़ पावर टू कैरी स्मॉल एंड बिग स्टोन्स और सेडिमेंट्स ऑफ नियर बाई पार्ट्स एंड वैली बाई शेडिंग और पुशिंग देम। ये क्या है, जो स्पीड है हमारा उसी के पास ये स्ट्रेंथ होता है, ये पावर होता है, जो क्या करता है अपनी पावर से जो स्मॉल बिग, जो छोटे बड़े जो भी कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो सबको अपने साथ क्या करता है, धकेल करके या फिर बहा करके ले जाता है। और वो जो स्मॉल हमारे स्टोन्स मिलेंगे, सेडिमेंट्स मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे, वो कहाँ के होंगे, वही आसपास के होंगे जहाँ से वो नदी गुजर रही होगी। ठीक है, वो टकराएगी पत्थरों से, छोटे छोटे स्टोन से टकराएगी और उन्हें अपने साथ या तो बहा करके ले जाएगी या फिर जो बड़े स्टोन्स होंगे उन्हें धक्का दे करके ले जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है कि जो स्पीड है नदी की, जो नदी में पानी बह रहा है उसकी स्पीड है वो कितनी है। ठीक है, अगर वो कम स्पीड से आ रही होगी तो वो नहीं ले जा सकती है, मतलब छोटे स्टोन्स को तो धीरे धीरे करके ले जाएगी, लेकिन बड़े स्टोन्स को तो बिल्कुल भी नहीं ले जा पाएगी। ठीक है, तो ये स्पीड पे डिपेंड करता है। ओके, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास एट द सेम टाइम द स्टीपर द स्लोप नॉट ओनली विल द वाटर मूव एट अ faster rate but the erosion of such water and the flow of material will also increase rapidly। अब बात आती है कि स्टीपर स्लोप की। ठीक है, जितना तेज़ ढाल होगा उतना ही क्या होगा, जो वाटर है वो ज़्यादा चीज़ों को अपने साथ लेकर के जाएगा। ठीक है, बट द इरोजन ऑफ सच वाटर एंड द फ्लो ऑफ मटेरियल विल ऑल्सो इंक्रीज रैपिडली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्पीड है, ठीक है, सिर्फ स्टीपर स्लोप होने की वजह से स्पीड ही ज़्यादा नहीं होता है वाटर का, मतलब कि ऐसे अगर स्लोप है, ठीक है, तो ज़्यादा ढलान है तो यहाँ पे क्या होगा, पानी एकदम तेज़ी से आएगा, तो सिर्फ पानी ही तेज़ी से नहीं आएगा बल्कि पानी के साथ साथ जो भी हमें कंकड़ पत्थर जो भी मिलेंगे, जो भी इरोजन हुआ रहेगा वो सब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अपने साथ साथ जो भी कटे हुए मटेरियल्स होंगे, अपने साथ जो भी इरोडेड मटेरियल्स होगा उसका, वो भी एकदम तेज़ी से लेकर के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ वाई इरोजन इज़ वेरी हाई इन द हिली पार्ट्स। इसीलिए क्या होता है, इरोजन हिली पार्ट्स में ज़्यादा होता है। हिली पार्ट्स में क्या होता है, स्लोप ज़्यादा होता है। वेरियाज इन प्लेन इवन इफ द वाटर इंक्रीजेज द इरोजन पोटेंशियल इज लेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्लोप। और यहाँ तक कि जो हिली पार्ट्स में तो हमने देख लिया कि इरोजन बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि स्लोप वहाँ पे ज़्यादा होता है। और प्लेन एरियाज़ में अगर पानी भी बढ़ जाए, अगर बाढ़ भी आ जाए, फ्लड आ जाए, तो भी इरोजन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि स्लोप कम होता है। ये प्लेन एरिया है और ये स्लोप एरिया है, तो तेज़ कहाँ पे पानी जाएगा, यहाँ पे स्लोप वाले एरिया में जाएगा। तो स्लोप वाले एरिया में एक तो कि पानी ज़्यादा है, तो स्लोप और पानी दोनों ही ज़्यादा होने की वजह से इरोजन ज़्यादा होगा। लेकिन प्लेन एरिया में क्या है, पानी ज़्यादा हो भी जाए तो बिना स्लोप के क्या होगा, ये ज़्यादा इरोजन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके पास इरोजन पोटेंशियल कम रहता है।
जो सेकंड है हमारा फैक्टर वो क्या है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक फॉर्मेशन इन अ रिवर बेसिन। रिवर बेसिन में किस तरह से जो हमारे रॉक्स फॉर्मेशन है उनका क्या नेचर है, क्या स्ट्रक्चर है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो क्या है, एक फैक्टर है रिवर इरोजन का, कि जो नेचर और स्ट्रक्चर है रॉक फॉर्मेशन का वो क्या है। इरोजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ रॉक्स। क्या इरोजन डायरेक्टली रिलेटेड है नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ अ रॉक से? क्यों, कैसे? तो देखो, यहाँ पे हमारे 3 टाइप ऑफ रॉक्स बताए गए थे बुक में, एकदम हमने लिख लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हार्ड रॉक्स, ठीक है, हार्ड रॉक्स लाइक क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, डोलोमाइट एट्सेट्रा। अब ये जो हार्ड रॉक्स होंगे, यहाँ से कितनी भी तेज़ पानी जाए तो क्या बहुत ज़्यादा इरोजन होगा? नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, ये एकदम धीरे धीरे टूटेगा हार्ड रॉक्स। ठीक है, तो इरोजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हार्ड रॉक्स होने की वजह से इरोजन कम हो रहा है, तो ये फैक्टर हुआ ना इरोजन कम होने का। ये क्या कर रहा है, इरोजन को इफेक्ट कर रहा है। सॉफ्ट रॉक विथ इनसॉल्युबल लेयर्स बिटवीन देम। कोई सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, लेकिन सॉफ्ट होने के साथ साथ उनके जो लेयर्स हैं, क्योंकि एक परतें तो होती नहीं है रॉक्स में, बहुत सारे परतें मिल करके बनती हैं, तो उसमें कुछ कुछ इनसॉल्युबल लेयर्स भी हैं। तो अगर इनसॉल्युबल लेयर्स भी उसमें मिक्स हैं तो क्या होगा, और मतलब जो हार्ड रॉक्स है वो तो एकदम धीरे चल रहा था, ठीक है, एकदम धीरे धीरे इरोजन हो रहा था। यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक है जिसमें कि इनसॉल्युबल लेयर्स है, नहीं घुलने वाले पदार्थ हैं, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा तेज़ी से होगा। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी से, मतलब ये सबसे कम हार्ड रॉक्स, उसके बाद थोड़ा तेज़ी से क्या होगा, सॉफ्ट रॉक्स जिसमें कि इनसॉल्युबल लेयर्स होंगे, और उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ज़्यादा शीघ्रता से जहाँ पे इरोजन होगा वो कौन सा रॉक है, तो सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक एकदम जल्दी से टूट जाएगा और घुल भी जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि किस तरह से नेचर और स्ट्रक्चर जरूरी है, किस तरह से अफेक्ट करता है ये रिवर इरोजन को। ओके, आगे देखो हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ रॉक्स। हिस्ट्री कैसी है रॉक्स की, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमने पढ़ाई होगा कहीं पे ना कहीं पे, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रॉक्स और हिस्ट्री ऑफ सॉल्स। तो अब देखेंगे हम मतलब अच्छे से कि क्या बोलना क्या चाहता है, कि हिस्ट्री ऑफ रॉक्स मतलब क्या। द रॉक्स विच हैव नॉट बिन अटैक्ड बाई द ओशंस इन एंशियंट टाइम्स विल बी हार्ड। देखो, जहाँ पे, क्योंकि पहले ना मतलब ओशंस के द्वारा बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, अभी भी होते हैं, ठीक है, तो एंशियंट टाइम्स में बहुत पुराने समय की बात हो रही है। अगर उस टाइम में किसी भी ओशन ने कुछ रॉक्स ऐसे रह गए जिन पे उसने अटैक नहीं करा है, तो वो रॉक्स क्या होंगे, वो हार्ड होंगे, क्योंकि ओशन की जो लहरें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से क्या होता है, कोई भी रॉक्स है तो वो मतलब अगर बार बार वो किसी रॉक पे जाकर के टकरा रही है तो वो रॉक टूट जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये ओशन का इफेक्ट नहीं पड़ा है, नहीं अटैक हुआ है, वो रॉक्स क्या होंगे, वो हार्ड होंगे। ठीक है, सिमिलरली ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ मेसोजोइक era वेयर द सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स आर फाउंड above द ओशन इन्वेशन द रॉक्स हियर आर ऑफन अफेक्टेड बाई अर्ली इरोजन। देखो, जो मेसोजोइक एरा है, यहाँ पे क्या है, जो ओशन इन्वेशन हुआ था, जो ओशन अटैक हुआ था, उसकी वजह से क्या है, जो सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट्स हुए हैं, जो सेडिमेंट्स फाउंड किए गए हैं, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अर्ली इरोजन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से इरोजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओशन इन्वेशन मतलब ओशन अटैक हुए हैं इस एरिया में। तो यहाँ के जो भी पत्थर हमें अभी मिलते हैं, जो भी रॉक्स मिलते हैं, वो जल्दी इफेक्ट होने वाले हैं, जल्दी इरोजन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इरोड हो जाते हैं फटाक से। समझ में आ गया सबको? आगे हम बढ़ते हैं। The ancient plateau parts of southern and central इंडिया आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स। जो सदर्न और सेंट्रल इंडिया का जो प्लेट्यू पार्ट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक से बना हुआ है। इट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी ओशन का अटैक नहीं हुआ है एंशियंट टाइम्स में। वाइल हिमालयाज एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। वाइल जो हमारा हिमालयाज और ईस्टर्न कोस्टल रीजन है वो क्या है, सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ओशन से उनके अटैक हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है चेंज इन स्लोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स ड्यू टू अर्थ मूवमेंट। जो स्लोप है हमारा उसमें और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स में जो चेंज हुए हैं अर्थ मूवमेंट की वजह से, वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं, फिर जो भी चेंजेस होंगे अर्थ मूवमेंट की वजह से स्लोप और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स में, उससे कैसे अफेक्ट होगा हमारा रिवर इरोजन। ठीक है, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन और कॉन्टिनेंटल फोर्सेस द नेचर ऑफ रॉक्स ऑफ अ रीजन कैन बी चेंज ड्यू टू प्रेशर एंड इरोजन और ड्यू टू लेइंग ऑफ लावा लेयर्स इन बिटवीन द वोल्केनिक एक्शन। देखो, इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। जो इम्पैक्ट होता है सडन और कॉन्टिनेंटल फोर्सेस का, अचानक से अगर कोई भी फोर्स लग रही है, अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है, कोई भी कॉन्टिनेंटल फोर्स लग रही है अचानक से, तो जो रॉक होगा उस रीजन का, उस क्षेत्र का जो भी रॉक होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्यों चेंज होंगे, क्योंकि उस पर प्रेशर लग रहा है।
तो प्रेशर लग रहा है तो इरोजन तो होगा ही होगा। हमने देखा अर्थ मूवमेंट जब होता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में तो बटती है ना चीज़ें, मतलब जो भी हमारे रॉक्स वगैरह होते हैं वो भी बटते हैं। वुल्कानिक इरप्शन आता है तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ड्यू टू द प्रेशर एंड इरोजन और ड्यू टू लेइंग ऑफ लावा लेयर्स, या फिर जो लावा लेयर्स है उनके बिछ जाने की वजह से क्या होता है, नेचर ऑफ रॉक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, फिर हम बोल सकते हैं कि वो चेंज हो जाता है। इन द सेम वे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फॉल्ट एंड बेंड द स्लोप फ्रॉम देयर इटसेल्फ चेंजेस। और क्या होता है कि सेम वे जब अर्थ मूवमेंट होता है तो फॉल्ट और बेंड होता है, मतलब जो हमारे परतें हैं, जो लेयर्स हैं, जो प्लेट्स हैं, वो बेंड करती हैं, वो मुड़ती हैं, ठीक है, फॉल्ट क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्लोप्स होते हैं वो हमारे चेंज होते हैं। हमने फॉल्ट पढ़ा था ना, फॉल्टिंग और जो भी था हमारा, तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा जो ऐसे था, अगर ये प्लेट्स है तो ये एक नीचे चला जा रहा है, तो ये इस तरह से अगर हो जाएगा, ऊबड़ खाबड़ ऐसे हो जाता है, तो क्या हो रहा है, स्लोप्स क्रिएट हो जा रहे हैं। तो स्लोप्स क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। With such rocks, the erosion potential of the river valley increases intermittently. This is called the rejuvenation of river valley. देखो, इन रॉक्स की वजह से क्या होता है, जो इरोजन पोटेंशियल होता है रिवर का, वो रिवर वैली का वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिजुविनेशन ऑफ रिवर वैली, ठीक है, रिजुविनेशन ऑफ रिवर वैली। समझ में आ गया सबको। आगे हम बढ़ते हैं। ये अचानक से फोर्स की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो क्या है, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ क्वांटिटी एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन अ रिवर, ठीक है। रिवर ऑफ ह्यूमिड एंड वेट क्लाइमेट रीजन्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस बता रहा है कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो किस तरह से डिपेंड करे, अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस और जो क्वांटिटी है वाटर की वो। तो जो रिवर्स होते हैं ह्यूमिड और वेट क्लाइमेट्स के, ठीक है, वेट क्लाइमेट रीजन्स के, वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, मतलब कि पूरे साल क्या होते हैं, उनमें पानी होता है, ठीक है, बहते रहते हैं पूरे साल। कहाँ के रिवर्स, जो ह्यूमिड और वेट क्लाइमेट रीजन के होते हैं उनके रिवर्स। वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन द रिवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेंसली वेजिटेटेड एरियाज, लार्जली लेक्स एंड रीजन्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। या फिर हम नॉर्मली अगर बोले तो ऊपर वाले लाइन से समझ में नहीं आएगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कवर होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि हमारा कोई हिली एरिया हो गया, ठीक है, या फिर जहाँ पे लार्ज लेक्स हैं, या फिर जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, या फिर जो बारिश का पानी है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, तो वहाँ से जो भी नदियाँ निकलेंगी उनमें पानी क्या होगा, पूरे साल बहता होगा, ठीक है। ड्यू टू दिस द सफिशियंट वाटर रिमेन्स थ्रू आउट द ईयर इन द रिवर्स लाइक अमेजन, कॉन्गो, नील, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे हमारे नाम भी लिखे हुए हैं रिवर्स के, जिनमें सफिशियंट वाटर होता है पूरे साल, ठीक है। अब ये सफिशियंट वाटर क्यों होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे वेजिटेटेड एरियाज से, या फिर जहाँ पे लार्ज लेक्स है, या फिर जो हमारे हिली एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल का वाटर जमा हो जाता है, उन जगहों से ये निकलने वाले हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सफिशियंट वाटर होता है पूरे साल में। द मोर वाटर इन अ रिवर द मोर इट्स पोटेंशियल फॉर इरोजन विल रिमेन हाई इफ़ द अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी का क्यों बात हो रहा था, मतलब पूरे साल पानी रहने की बात क्यों हो रही थी, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी होगा किसी भी रिवर में उतना ही ज़्यादा उसका इरोजन पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर और चीज़ें सही हैं और चीज़ें सेम हैं, ठीक है, ठीक ठाक है, तो इरोजन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा, हाई रहेगा इरोजन पोटेंशियल जहाँ पे जिस रिवर में पानी ज़्यादा है, ओके। With the increase in the amount of water, the sloping region, the sediment carrying capacity of the river increases manifold. अब देखो ये चीज़ और है, ठीक है, कि जो अमाउंट ऑफ वाटर, हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ा है कि सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर ही रीज़न नहीं है, अमाउंट ऑफ वाटर के साथ साथ स्लोपिंग रीजन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा और स्लोप एरिया नहीं है, प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उतना ज़्यादा इरोजन नहीं होगा, क्योंकि पानी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। स्लोपिंग रीजन में क्या होता है, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और अपने साथ साथ जो भी सेडिमेंट्स होते हैं उनको कैरी करने की कैपेसिटी भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है कई गुना, ठीक है, कहाँ पे, स्लोपिंग एरियाज़ में। आगे हमारे पास है द रिवर्स ऑफ हिमालयाज, आल्प्स एंड रॉकीज रीजन आर लाइक दिस। जो हिमालय के रिवर्स हैं, क्योंकि वो स्लोपिंग एरियाज है, पहाड़ है, तो क्या होगा, स्लोप होगा ही होगा, तो वहाँ के जो रिवर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह के हैं और इन फैक्टर्स से अफेक्टेड हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है 4 फैक्टर क्या, हमारा चौथा फैक्टर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स या फिर लोड इन रिवर। कहने का मतलब है कि रिवर अपने साथ साथ जो है कितनी चीज़ें,
कितनी क्वांटिटी ऑफ चीज़ें लेकर के मटेरियल्स चल रही है और कैसे चलेंगी। द रिवर विच हैज़ मोर शार्प सेडिमेंट्स फ्लोइंग इन इट, दैट रिवर विल इरोड इट्स वैली फास्टर। अब देखो होता क्या है कि जिस रिवर के पास ना ज़्यादा शार्प सेडिमेंट्स है, मतलब अपने साथ साथ वो नुकीले सेडिमेंट्स, नुकीले छोटे छोटे पत्थर लेकर के आ रही है, या फिर नुकीले सेडिमेंट्स उसमें बह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, नुकीले पत्थर कुछ और चीज़ों से टकराएंगे तो वो क्या होगा, इरोजन फास्टर होगा। ठीक है, अगर नुकीले नहीं है तो इरोजन उतना नहीं होगा, लेकिन शार्प होने की वजह से सेडिमेंट्स क्या होता है, इरोजन ज़्यादा होता है। द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर आर ऑल्सो कॉल्ड द टूल्स ऑफ इरोजन। जो सेडिमेंट्स हमने जिनके बारे में पढ़ा उन्हें हम क्या कहते हैं, टूल्स ऑफ इरोजन भी कहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से अगर शार्प सेडिमेंट्स होंगे तो बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया है, टूल्स ऑफ इरोजन भी। ठीक है, द एक्शन ऑफ द रिवर इरोजन इज लिमिटेड व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट और व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व्ड सच एज लोअर मिसिसिपी वैली। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर रिवर इरोजन जो है लिमिटेड कब हो जाता है। ठीक है, जो एक्शन है रिवर इरोजन का वो लिमिटेड कब हो जाएगा, जब अमाउंट ऑफ सेडिमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस ज़्यादा डिसॉल्व रहेंगे, तब जा कर के क्या होगा, हमारा इरोजन का जो एक्शन है वो लिमिट में हो जाएगा। सच एज द लोअर मिसिसिपी वैली, एग्जाम्पल दिया हुआ है लोअर मिसिसिपी वैली का। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड है। अब क्यों है ऐसा, ज़्यादा होने की वजह से क्यों होगा, ड्यू टू हैवी सेडिमेंटेशन द फ्लो ऑफ द रिवर स्टार्ट स्लोइंग डाउन। क्योंकि अगर हेवी सेडिमेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होंगे, तो क्या नदी तेज़ी से बहेगी, नहीं बह पाएगी। ठीक है, नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं आगे जा पाएगा, नहीं बहेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इरोजन भी कम हो जाएगा। तो ये हैवी सेडिमेंटेशन की वजह से हमने देख लिया कि कैसे अफेक्ट होता है। ड्यू टू दिस द रिवर स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इट्स सेडिमेंट्स। इसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स जो सेडिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और जो पानी है वो तेज़ी से नहीं जाएगा, तो इरोजन भी नहीं होगा तेज़ी से। Therefore, both the lowest and highest sediments have a bad effect on the erosion process of the river valley। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए क्या होता है कि जो लोवेस्ट और हाईएस्ट सेडिमेंट्स है दोनों ही क्या करता है, बैड इफेक्ट डालता है इरोजन प्रोसेस ऑफ रिवर वैली पे। ओके, उसके बाद है वर्क्स ऑफ रिवर। ये जो हमारी नदियाँ उनके क्या काम है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सैलिसबरी के अकॉर्डिंग क्या है, मेन फंक्शन जो है रिवर का वो है टू कैरी द लैंड टू द ओशन, लैंड को ओशन तक ले जाना। ठीक है, अब लैंड को उठा करके नहीं ले जाएगा। ठीक है, देखो कैसे लेकर के जाएगा, दैट इज द रिवर कट्स द साइट एंड ट्रांसपोर्ट इट एंड डिपोजिट्स इट एल्सवेयर। इसका कहने का मतलब है कि जो रिवर है वो साइट्स को कट करेगा, जो लैंड पार्ट्स हैं हमारे उनको कट करेगा और उनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा कहीं और, या फिर हम बोल सकते हैं ओशंस में, क्योंकि रिवर्स बेसिकली ओशन से जाकर के मिलती है, तो उन्हें डिपॉजिट करेगा कहाँ पे, ओशन में। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि उसका मेन फंक्शन है लैंड को ओशन तक ले जाना, मतलब लैंड पे जो भी चीज़ें हैं हमारी, जो भी पत्थर्स वगैरह हैं उनको काट काट कर ओशन तक ले जाना। ठीक है, द रिवर कीप्स ऑन डीपनिंग द वैली एंड वाइडनिंग द बैंक्स बाई वाटर फ्लोइंग इन इट्स वैली। जो हमारे रिवर्स हैं वो क्या करती है, वैली को डिपनिंग करती हैं, वाइडनिंग करती हैं, मतलब उसे और गहराई में पहुंचाने की कोशिश करती हैं, गहरा करने की कोशिश करती हैं और चौड़ा भी। और ये डिपेंड किस पे करता है, वाटर उसमें कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये होता है। ड्यू टू दिस द वैली कंटिन्यूज टू एक्सपैंड। इनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वैली है वो एक्सपैंड करने लगता है। ठीक है, फ्रॉम बोथ ऑफ दिस द लैंडफॉर्म ऑफ रिवर वैली एंड रिवर बेसिन डेवलप इन स्पेशल वे। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो हमारी रिवर बेसिन और रिवर वैली हैं उनके लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, एक स्पेशल तरीके से ग्रो करते हैं, फिर बनते हैं। ठीक है, डेवलप होते हैं। द फंक्शन ऑफ रिवर एंड द लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाई देम आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इनके जो भी फंक्शंस हैं, रिवर के फंक्शंस और उनके द्वारा जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, वो दोनों क्या हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किस तरह से रिवर फंक्शन करती है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, और किस तरह का लैंडफॉर्म है ये दिखाएगा कि जो रिवर है वो किस तरह से फंक्शन करेगी। समझ में आ रहा है सबको। जैसे कि लैंडफॉर्म की बात करें तो अगर ज़्यादा स्लोप होगा तो रिवर का फंक्शन क्या होगा, मतलब रिवर में जो पानी है वो तेज़ी से बहेगा, तो ये लैंड पर डिपेंड कर रहा है। और फिर अब क्या है, फंक्शन ऑफ रिवर पे कैसे लैंडफॉर्म डिपेंड करेगा, तो जिस तरह से जितनी तेज़ी से नदी बहेगी, जिस डायरेक्शन में बहेगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, कट छट करके। समझ में आ गया सबको। आगे हमारे पास क्या है, रिवर ऑल्सो परफॉर्म ऑल थ्री फंक्शंस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन। रिवर्स क्या करती है, थ्री फंक्शंस और परफॉर्म करती है, जैसे कि इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन, लाइक अदर एजेंट्स ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये डिपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेडेशन होगा आई थिंक। ठीक है, समझ में आ गया सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।